पास आना चाहूँगा। जो ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं और ख़ासतौर पे पॉकेट्स में जो अहम कंपनियां हैं, ज़रा उन पर एक फोकस करते हैं, क्योंकि ख़राब ग्लोबल संकेतों का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा था इन्हीं कंपनियों पर पड़ा था। टीवीएस मोटर्स ज़रा देखिए, आज अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ इस फिलहाल हम देख रहे हैं कि 4.25% ऊपर टीवीएस मोटर्स। और इसके अलावा टाटा मोटर्स पे भी एक निगाह डालेंगे, क्योंकि नई एसयूवी टाटा मोटर्स ने कर्व करके लॉन्च की है। और ख़ास बात यह है कि पेट्रोल डीजल के साथ इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑप्शन रखा गया है। तो टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स पे तो राय दीजिए ही, बजाज ऑटो को भी अपने रडार पर लाइए। बताइए इन तीनों पर क्या रणनीति होगी आपकी? डेफिनेटली सबसे पहले बजाज ऑटो पे बात कर लेते हैं। ओवरऑल हम देखें तो बजाज ऑटो आज के दिन में हम देखने मिल रहा है कि 50 डीएमए के ऊपर ही काउंटर ओपन है, उसके बाद वो स्टेबल रहता हुआ हमें देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो हिसाब से ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है बजाज ऑटो का, यहाँ से 9725 है। 9725 के लेवल के ऊपर जैसे ही काउंटर निकल रहा है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर एक फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट होते हुए देखेगी हमें यहाँ से ऑप्शन फ्रंट द्वारा भी। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है बजाज ऑटो में 9725 के ऊपर 9900 के टारगेट्स के लिए। सेकंड जो काउंटर है वो टीवीएस मोटर हम देखें यहाँ से अपसाइड के लेवल से थोड़ी बहुत सप्लाई देखते हुए आज देखने मिल रही है। सो मैं कहूंगा यहाँ से अपसाइड में जो कंफर्म लेवल बनते देखने मिले, जहां से मोमेंटम एक पिकअप होगा वो है 2580 का। 2580 के ऊपर जैसे ही टीवीएस मोटर निकलता है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम फ्रंट पे हम देखें तो पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम भी रिसेंट फ्रंट पे एडिशन होते देखने मिलते हैं। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा खासा बना हुआ है, बट वॉल्यूम और एक मोमेंटम के लिए मैं कहूंगा 2580 के ऊपर जैसे निकल रहा है उसके बाद टीवीएस मोटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा काउंटर टाटा मोटर हमने देखा तो पिछले 4-5 दिन में अच्छी खासी गिरावट बनती हुई देखने मिल रहा है। अभी काउंटर यहाँ से हम देखें तो 50 और 100 डीएमए के सपोर्ट पे आ गया, रिस्क रिवॉर्ड ओवरऑल फेवरेबल जोन में जाते हुए देखने मिल रहा है, क्योंकि पुल बैक हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे देखने मिल सकते हैं। काउंटर मेजर सपोर्ट बनते हुए देखने मिले वो 990 का। अगर 990 का लेवल होल्ड कर लेता है तो मुझे लग रहा है यहाँ से काउंटर जो पुल बैक देगा वो डायरेक्टली 1060 से 1080 के लेवल तक दे सकते हैं। तो 990 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1060 के टारगेट्स के लिए। तो तीनों ही अहम ऑटो स्टॉक्स पर जो है वो रणनीति आपको बताई अमित जी ने। और चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टीवीएस मोटर्स हो, बजाज ऑटो, इन सभी पर अहम रणनीति बताई। और लगभग सभी पर बुलिश नजरिया सामने आया। लेकिन स्ट्रेटजी में आपको ध्यान रखना है अहम लेवल्स का, जो अमित जी ने आपको बताया। हम देख रहे हैं कुछ सरकारी कंपनियों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, स्पेशली जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। ओएनजीसी देखिए इस पर का टॉप गेनर 7.5% ऊपर, और बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स ऑयल इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रूड एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है इन तमाम स्टॉक्स में। क्रूड $76 के पास कारोबार कर रहा है, जिसके चलते इन कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो ओएनजीसी पर पहले तो राय दीजिए अमित, क्या करें? 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। यहाँ से भी क्या कोई ट्रेड लेके जा सकता है स्टॉक में? 2 दिन पहले जो फॉल आया था मार्केट में, उसके बाद हमें देखने मिल रहा है कि बहुत सारे स्टॉक यहाँ से गैप का रेजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहे हैं। सो करंटली एक काउंटर में भी हम देखें तो 331 का यहाँ से गैप का रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहे हैं। जैसे 331 का क्लियरेंस आ रहा है उसके बाद मैं कहूंगा कि लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, बट जब तक 331 का क्लियरेंस नहीं आ रहा है तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अपसाइड से वापस एक सप्लाई देखने मिल सकती है। तो जैसे 331 का क्लियरेंस आता है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो डायरेक्टली 342 का बनता है। कुछ अहम खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स व्यवस्था में संशोधन किया है। पूरी खबर क्या है, इसका घर खरीदारों पर किस तरह से असर होगा, या ये कह लीजिए किस तरह से इसे उनका लाभ मिलेगा, उसको बेहद आसान भाषा में समझाने के लिए शरद दुबे मेरे सहयोगी ने एक बहुत ही रिसर्च की है। चलिए उनसे ही समझते हैं कि आखिर ये घर खरीदारों के लिए किस तरह से फायदेमंद है। जी शरद, बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट पर जो है पूरी राहत मिली है, और जो घर की खरीदारी वाले जो लोग हैं उनको एक बड़ा राहत मिला है। गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि जो रियल एस्टेट के लिए जो एलटीसीजी के टैक्स व्यवस्था में जो है संशोधन हुआ है। एलटीसीजी जो टैक्सेशन के बारे में मैं बात करूंगा
उसको लेके। इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि जो इंडेक्सेशन है उसके साथ साथ जो है बगैर चुनने के भी जो है विकल्प दिया है, मैंने दोनों ऑप्शन दिया है, इंडेक्सेशन के साथ भी और इंडेक्सेशन के बिना भी। अगर आप घर या फ्लैट की बिक्री करने पर टैक्स पे जो देनदारी होती है वो अब कम हो सकती है, तो एक टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी जो है होम ओनर्स को देखने मिला है। 23 जुलाई ये जो इम्पोर्टेंट दिन है, इसके पहले जो खरीदारी की गई जो प्रॉपर्टी या घर, इस पे ये लागू होना था। और अगर बात करें तो व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, इन दोनों के जो है ये नियम लागू थे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो एक फीडबैक ली गई थी एंड यहाँ से पता चला कि 2 विकल्प का प्रस्ताव आया है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा कि रियल एस्टेट बिक्री में LTCG टैक्सेशन कितना लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्सेशन की, फिर बात करेंगे नॉन इंडेक्सेशन की। जो आप देखिए टैक्स रेट क्या लगता है, 12.5% लगेगा आपका इंडेक्सेशन का, और इंडेक्सेशन के अलावा जो है हम बात करें कि बिना वो जो है 12.5% रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट की बिक्री की जो आप इंडेक्सेशन के बिना के बारे में बात करें तो अगर 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा है तो 2024 में अगर उसका वैल्यू 4 करोड़ के ऊपर आ रहा है तो जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3.17 करोड़ आता है। तो इस अमाउंट पे जो है 12.5% LTCG लगाएंगे तो आपको 40 लाख का जो है LTCG टैक्स आने वाला है। ये तो इंडेक्सेशन के बिना का सिनारियो एनालिसिस है, लेकिन अगर इंडेक्सेशन लेते हैं तब क्या आता है। 2001 में 1 करोड़ का इसका वैल्यू था, 2024 में करंटली 4.17 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 3.17 करोड़ है, तक कैलकुलेशन आ गया हमारा। लेकिन इंडेक्सेशन के हिसाब से वैल्यू 3.6 करोड़ आ रहा है, यानी कि एक डिफरेंस आ रहा है 54 लाख का, वो उसका प्रॉफिट आता। अब ये जो है बड़े LTCG रेट में आएगा जो 20% का है, तो कुल मिला के 11 लाख जो है आपका टैक्सेशन का जो है पेमेंट पड़ता है। तो इंडेक्सेशन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम बायर के लिए समझने के लिए, और एक टाइप से ये बैरोमीटर होता है जहाँ पे वो महंगाई के जो प्रभाव है वो कैलकुलेशन इस व्यवस्था में इंक्लूड की जाती है। इसके ज़रिए जो प्रॉपर्टी की जो खरीदारी होती है उसके मूल्य का महंगाई के हिसाब से जो है वैल्यू निकाला जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंडेक्सेशन पे फोकस किया जाए। इससे मुनाफा कम दिखता है और नतीज वतन जो है कम टैक्स देने की जो है बात होती है। सीधे शब्दों में अगर इसके बारे में कहें इंडेक्सेशन को, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के चलते जो है टैक्स देनदारी जो है वो कम हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली जो प्रॉपर्टी की जो मरम्मत है या कोई डेवलपमेंट कॉस्ट आती है वहाँ पे जो है इस डिडक्शन को भी मिल जाता है। तो ये हमने आपको इंडेक्सेशन बता दिया। क्या इम्पैक्ट एनालिसिस हो सकता है इंडेक्सेशन के साथ या बिना इंडेक्सेशन के, वो भी हम बता दिए। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट ने जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जो बजट अनाउंसमेंट में जो थे वो फ्लेक्सिबिलिटी निकाल दी गई थी। अब जो है दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो भी आपको बेहतर लगता है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी टैक्स की जो लागत है वो कम हो सके। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस खबर के बारे में ईटीना सुदेश ने बहुत पहले ही आपको संकेत देना शुरू कर दिया था, और एक तरह से हमारी खबर पर मोहर भी लगी। और किस तरह से, क्योंकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, तमाम खासतौर पे रियल्टी प्लेयर्स जो थे, वो लगातार इस बारे में सरकार को अपनी चिंताओं और तमाम बातों को, खासतौर पे उनका जो कंसर्न था वो इस सेक्टर की डिमांड और इस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे कि इसको इस तरह की व्यवस्था से डेंट लग सकता है, और इसलिए एक लचीला अपन एक भी रास्ता अपनाया गया है जो कि आमतौर पे होम बायर्स के लिए भी फायदेमंद है और जो तमाम प्लेयर्स हैं उनके लिए भी। और इस वजह से आप देखेंगे कि रियल्टी स्टॉक्स में इस खबर के आने के संकेत से लेके अब तक, जब अब पूरी तरह से बातें स्पष्ट हो गई हैं, अब तक एक्शन बरकरार है। ओबरॉय रियल्टी लगभग 3.25% ऊपर आप देख सकते हैं। DLF में भी आप देखिए, कल हमने चर्चा भी की थी DLF की, और जिस लेवल के बारे में हमने बात की थी उस लेवल को भी पार कर चुका है। लगभग 2.25% की तेजी हम यहाँ देख रहे हैं। डेल्टा कॉर्प में 3.5% की तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक जो हैं वो अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमोल, रियल्टी स्टॉक्स में कोई रणनीति यहां पर कोई मौका बन सकता है? जी, अमोल, आप सवाल तक मेरे लिए। जी अमोल, आप तक आवाज आ रही है? जी, ये सवाल मेरे लिए। जी अमोल, आप। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया। यस, आई थिंक जो इनिशियल फॉल आया था, आई थिंक डीएलएफ का अगर हम देखते हैं तो डीएलएफ में भी एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। आज तो वैसे बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है।
बट अगर मैं स्पेसिफिकली डीएलएफ की तरफ देखता हूँ तो वो 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। डबल बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डीएलएफ स्टॉक में थोड़ा सा एक्टिविटी पॉजिटिव बना रहने का चांसेस है, बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा डाइसी है। इसके लिए मैं 830 और 825 के सपोर्ट्स के साथ ही रहना पसंद करूंगा। अगर ये मोमेंटम चला तो ये स्टॉक में 870 875 के तक के लेवल आ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ओबेरॉय भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन में है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। तो उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। अगर आज का टेल हो या 1740 ये लेवल सस्टेन होता है तो ये स्टॉक में थोड़ा बाउंस बैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है, और वाले दिनों में ये स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर या 1800 1820 तक जाने की संभावना ज्यादा लग रही है नजरिया चुनिंदा जो रियल्टी स्टॉक हैं उस पर अमोल जी की तरफ से आता हुआ डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी, इन दोनों पर आपको रणनीति बताई गई। बहरहाल यहाँ पर